हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के वीवीआई सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग साइंस के 20+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक में पूछा जाता है। और ये साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के 20+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं और ये सभी प्रश्न आपको 100% याद होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के हम लोग 20+ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी के इस क्लास में पढ़ेंगे और लास्ट में हम आपको ये भी बता देंगे कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ आएगा। तो प्रकाश क्या है, ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यानी प्रकाश के बिना हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, इसलिए प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग कोई वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये सभी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में गमन करती हैं। कहाँ गमन करती हैं, तो निर्वात में गमन करती हैं। निर्वात में इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर सेकंड होता है या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती हैं। यानी प्रकाश हमेशा जो है वह सीधी रेखा में गमन करती हैं, यह आपको याद रखना है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती हैं, जैसे हीरा में प्रकाश की चाल अलग होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती हैं। मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है वह विरल माध्यम होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज़्यादा होती है वह विरल माध्यम होता है। जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है वह सघन माध्यम होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और ये फिजिक्स का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। यानी प्रकाश के अपवर्तन क्या है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम जैसे हवा हो गया, हवा यहाँ पर हो गया, दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे पानी या कांच हो गया, प्रवेश करती हैं तो वह सीधी रेखा में चलने की बजाय मुड़ जाती हैं। यानी सीधी रेखा में चलने की बजाय मुड़ जाती हैं। इस मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम जैसे हवा, दूसरे पारदर्शी माध्यम जैसे पानी, कांच में प्रवेश करती हैं तो वह सीधी रेखा में चलने की बजाय मुड़ जाती हैं। इस मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और इसका फिगर भी बनाना है, यहाँ पर ये फिगर भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपतित किरण यहाँ पर और ये अपवर्तित किरण है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये सीधी रेखा में चलने की बजाय यहाँ पर ये मुड़ जाती हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा
किरण मुड़ी है और इसी मुड़ने की घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है। ये सभी फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को भी लिखना है। ये अलग से अब सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि केवल प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए। तो ये नियम है, यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। कितना नियम होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम यहाँ पर लिखा गया है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब जो है वह तीनों एक ही तल पर होते हैं, जो कि फिगर में दर्शाया गया है। फिगर में देखिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक स्थिर अंक होता है साइन आई बाई साइन आर स्थिरांक। यहाँ पर ये लिखना है साइन आई बाई साइन आर स्थिरांक। इस स्थिरांक को पहले माध्यम की सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम यहाँ तक लिखा गया है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यहाँ पर है, दूसरा नियम यहाँ पर है। तो यहाँ तक लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताएं। यहाँ पर उत्तल लेंस पूछा गया है, उत्तल दर्पण नहीं। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताना है कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि उत्तल लेंस का उपयोग निम्नलिखित है। पहला यहाँ पर उपयोग है कि उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है। यानी उत्तल लेंस का उपयोग जो है वह दूर या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। और दूसरा नियम है कि इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। पहला नियम क्या है? तो उत्तल लेंस का उपयोग आप जानते होंगे कि दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है। और यहाँ पर दीर्घ दृष्टि और दूर दृष्टि दोष एक ही है। और ये कब उत्पन्न होता है? तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब दूर या दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का व्यवहार किया जाता है। दूसरा है कि इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि पानी भरे टब में तल पर रखा सिक्का हमें ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है अथवा पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों? बताना है कि क्या कारण है कि पानी भरे टब में तल पर रखा सिक्का हमें ऊंचा प्रतीत होता है अथवा पानी में, यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पानी में रखा सिक्का हमें उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखा गया है कि इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऐसा क्यों होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि क्या कारण है कि पानी भरे टब में तल पर रखा सिक्का ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का उठा यानी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? बताना है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा यानी नीले प्रतीत होना चाहिए, लेकिन नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर लिखा गया है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है। इसका उत्तर लिखना है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां पर वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीले की अपेक्षा यानी नीला नहीं बल्कि
काला प्रतीत होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां पर कोई वायुमंडल नहीं होता है और ना ही वहां पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीले नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है, यानी नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है, इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है, अतः इस कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है। तो इसका उत्तर लिखा गया है, ओम का नियम क्या है। तो यह नियम बताता है, यानी ओम का नियम बताता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती हैं। यदि तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां इस तरह रहे गणितीय रूप में V बराबर IR, जहाँ V विभवांतर और I यहाँ पर धारा है और R यहाँ पर प्रतिरोध है। तो ओम का नियम क्या है। तो यह नियम बताता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होती हैं। यदि तापमान और अन्य भौतिक स्थितियाँ इस तरह रहे तो इसका गणितीय रूप में V बराबर IR होता है, जहाँ V यहाँ पर विभवांतर है, R यहाँ पर प्रतिरोध है, I यहाँ पर धारा है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो इसका उत्तर लिखा गया है, यानी आंसर लिखा गया है कि बल्ब के अंदर टंगस्टन तार रहता है, यानी बल्ब के अंदर जो है वह टंगस्टन का तार रहता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगी, यानी अगर बल्ब में ऑक्सीजन जाएगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगा, यानी बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस, यानी यहाँ पर N2 आर्गन AR यहाँ पर ये निष्क्रिय गैस है आदि भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। तो समझ आ गया कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। आइए एक बार और देखते हैं। तो बल्ब के अंदर जो है वह टंगस्टन का तार रहता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। इस तार का जो बना कुंडली होता है वह बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, यानी अगर बल्ब में ऑक्सीजन जाएगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब जो है वह फ्यूज हो जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर जो है वह निष्क्रिय गैस भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ तक लिखना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका PDF हम अभी बताएंगे कि आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग डेली क्लास करना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर लिख देते हैं 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर SMS करना है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, SMS करना है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, तो इस पर आप लोग SMS कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन की कर्मियाँ क्या है। जीवाश्म ईंधन की कर्मियाँ क्या है, और यह 18 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि जीवाश्म ईंधन की हानियाँ। ऊपर हम क्वेश्चन बताए हैं, वह भी पूछा गया क्वेश्चन था।
जीवाश्म ईंधन की कर्मियाँ क्या हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसलिए यह स्पेशल क्लास है और ये सभी प्रश्न आपको 100% याद होना चाहिए। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, जीवाश्म ईंधन की कर्मियाँ क्या हैं। तो इसका उत्तर है कि जीवाश्म ईंधन की हानियाँ यहाँ पर हैं। पहला है यहाँ पर कि जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, यानी जीवाश्म ईंधन जो है वह जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जलने पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन जो है वह जलने पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जिससे हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होते हैं। और 3 नंबर है कि इसके जलने पर उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती हैं। यह समाप्य ईंधन है, यह समाप्य ईंधन है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखा गया है, आंसर लिखा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे समझ आएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल जो है वह किसी भस्म यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सभी क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल किसी भस्म के साथ यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर HCl यह क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पर HCl देख लीजिए। और प्लस में यहाँ पर NaOH, यहाँ पर ये क्षार है, देख सकते हो ये क्षार है। और यहाँ पर देख सकते हो अभिक्रिया कर रहा है ये दोनों, और क्या बना रहा है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड है और ये लवण है। प्लस में H2 क्या है, जल है। तो आपके सामने यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दिया गया है कि HCl ये अम्ल है, NaOH ये क्षार है यानी भस्म है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण यानी NaCl सोडियम क्लोराइड और H2 यहाँ पर जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल आपको समझना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी ऊष्मा बाहर निकलता है। और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का यहाँ पर उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर CH4 प्लस में यहाँ पर 2O2 और अभिक्रिया करके यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 2H2O प्लस में यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यह भी आसान क्वेश्चन है। तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफलों के परमाणु संख्या के बराबर होता है, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणु की संख्या तथा प्रतिफलों के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, तभी वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है,
यहाँ पर H2 प्लस Cl2 है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और Cl यहाँ पर क्लोरीन कितना है, यहाँ पर भी 2 है। और अभिक्रिया करके यहाँ पर देख सकते हो 2HCl बना रहा है, यानी हाइड्रोजन भी 2 है और यहाँ पर Cl ये भी 2 है, देख सकते हो यहाँ पर। तो ये दोनों की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, तभी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को जो है वह केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, तो इसका उत्तर है कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती हैं। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला अगर रखा जाए तो वह साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है। अतः यह जल न जाए, इससे बचाने के लिए हम लोग केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है सोडियम को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो इसका उत्तर है कि अम्ल का जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण H प्लस हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होते हैं, इस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर क्या है। बेकिंग पाउडर क्या है, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। यहाँ पर देख सकते हो NaHCO3 प्लस H प्लस CO2 प्लस अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है। पावरोटी या केक फूल जाता है तथा इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, तो आजकल आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, यानी आयोडीन जो है वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेघा रोग होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है वह घेघा रोग उत्पन्न होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम और आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइड नमक बन जाता है और इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को नमी युक्त हवा में रखने पर उसे जंग लग जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए इसे हम लोग पेंट करते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण भी कहते हैं। तो लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तुओं को नमी युक्त हवा से, यानी अगर लोहे को बाहर फेंक दिया जाए तो वह नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके उस पर जंग लग जाता है और इसी जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को हम लोग पेंट करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। हरे पौधों को उत्पादक और स्वपोषी कहा जाता है, याद होना चाहिए। तो हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर है कि पौधे यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2 यानी जल सूर्य प्रकाश तथा हरित लवण की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, तो पौधे CO2 H2 यानी जल कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य प्रकाश तथा हरित लवण की सहायता से जो है वह अपने तथा जीव जगत दूसरे जीवों के लिए भी भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं, तो स्वपोषण का मतलब होता है आत्मपोषण या स्वयं पोषण।
तो आत्म पोषण या स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया, इसका मतलब है किसी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बिना किसी दूसरे जीव पर निर्भर हुए। उदाहरण के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी स्वपोषण क्या है? तो स्वपोषण का सीधा मतलब है कि आत्मपोषण यानी स्वयं पोषण बनाने की प्रक्रिया, यानी जो जीव है वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे जो है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन जो है वह स्वयं बनाते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? हार्मोन जो है वह विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर की वृद्धि, विकास और अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी सीधा आपको समझना है कि हार्मोन जो है वह हमारे शरीर को वृद्धि, विकास और अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। यानी हार्मोन से ही हमारे शरीर में जितना भी अंग है वह बढ़ता है, जैसे बाल हो गया, हार्मोन के कारण ही बढ़ता है। तो इस प्रकार से हार्मोन जो है वह वृद्धि, विकास और अन्य कार्यों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला क्या है? तो आहार श्रृंखला एक कर्म है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। आहार श्रृंखला क्या है? तो एक कर्म है जिसमें एक जीव जो है वह दूसरे जीव को खाता है और इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। उदाहरण के लिए घास जो है वह बकरी जो है वह घास खाती है और बकरी को शेर खाता है, और यह एक सरल आहार श्रृंखला का उदाहरण है। तो आहार श्रृंखला क्या है? तो आहार श्रृंखला एक कर्म है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। उदाहरण के लिए बकरी घास खाती है और बकरी को शेर खाता है, तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो इस क्लास में हम लोग 22 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, इसी चैनल का नाम RK एक्सपर्ट क्लासेस गूगल पर आपको सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 10th एग्ज़ाम 2026 एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन आंसर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का। तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम बताए हैं साइंस का, तो ऊपर में यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th साइंस VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है। टाइप ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी पढ़ लीजिएगा। और जो अभी हम बताए हैं आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है, और इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग बुक में इसको देखकर आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। और भी सब्जेक्ट का देखना है तो हिंदी का, साइंस का, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। आप लोग जो भी सब्जेक्ट का देखना है इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्लास 10th का है, इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग स्टडी सभी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।